नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने आज मेरठ से अपनी चुनावी रैली का शंखनाद कर दिया। उन्होंने ताल ठोककर विपक्ष पर हमला बोला और खुद को देश का दमदार चौकीदार करार देते हुए बता दिया कि उनका मुकाबला जिनसे है वो दागदार है। वंशवाद और भ्रष्टाचार की महामिलावट पर हमला बोलते हुए उन्होंने इसे एसपी, बीएसपी और कांग्रेस की लूट करार दिया। प्रधानमंत्री ने सवाल पूछा कि जो लोग 70 साल में गरीब के खाते नहीं खुलवा सके वो उनके खातों में पैसे क्या डालेंगे। सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगने वालों को निशाना बनाते हुए प्रधानमंत्री ने जनता से पूछा, उसे सबूत चाहिए या देश का सपूत चाहिए। पीएम ने महागठबंधन को शराब बताया तो हमले से बौखलाए विपक्ष ने इसे गरीबों का मजाक करार दिया और पीएम के ज्ञान पर सवाल खड़े किए। इसी पर होगी आज देश की सबसे बड़ी बहस। दमदार चौकीदार एक तरफ नरेंद्र मोदी है और दूसरी तरफ दागदार, यानी दमदार चौकीदार बनाम दागदार का क्या 2019 का चुनाव है। आज जनता जनार्दन के बीच से इसी पर महाबहस। देश में फिर एक बार बनने जा रही है। ड्रामा, ढोंग और नौटंकी की भरमार, नहीं कुछ कहने को इस बार, और चलता करो मोदी सरकार। एक तरफ नए भारत के संस्कार है और दूसरी तरफ वंशवाद और भ्रष्टाचार का बोलबाला है। एक तरफ दमदार चौकीदार है और दूसरी तरफ दागदारों की भरमार है। यूपी की पहली ही चुनावी रैली में प्रधानमंत्री ने अपना एजेंडा साफ कर दिया। उनके निशाने पर सबसे ऊपर भ्रष्टाचार है। मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगने वालों का नैरेटिव भी बदल दिया और सबूत के बरक्स सपूत को खड़ा कर दिया। सारे महामिलावटी लोग आज कौन पाकिस्तान में ज्यादा पॉपुलर होगा, कौन पाकिस्तान में हीरो बनेगा, इसकी स्पर्धा में लग गए हैं। हिंदुस्तान के हीरो चाहिए या पाकिस्तान के? मेरे प्यारे देशवासियों, मैं 130 करोड़ देशवासियों से पूछना चाहता हूं, क्या हमें सबूत चाहिए कि हमें सपूत चाहिए? लेकिन विपक्ष सबसे अधिक तब चिढ़ा जब महागठबंधन के तीनों दलों की तुलना पीएम ने शराब से की। सपा का स, आरएलडी का र और बसपा का ब, मतलब शराब। सपा, आरएलडी, बसपा, ये शराब आपको बर्बाद कर देगी। विपक्ष ने इस पर एक सुर से प्रधानमंत्री पर हमला बोल दिया। आपको तो शायद सत्ता का नशा है, नरेंद्र और शाह नशा, सत्ता के नशे में भारतीय जनता पार्टी चूर है, लेकिन उस नशे में जनता का तो कल्याण नहीं हो रहा है ना। उस नशे में तो आप तो डूब रहे हैं। आपने नफरत का माहौल बना दिया देश के अंदर में, जाति धर्म का जहर घोल दिया आपने देश के अंदर में। पूरे देश को आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने शर्मसार कर दिया जब उन्होंने 3 राजनीतिक दलों सपा, बसपा और लोकदल आरएलडी, उनकी संज्ञा शराब से की। मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री को यह शोभा देता है? प्रधानमंत्री की पहली ही चुनावी रैली ने सियासी गलियारे में हलचल मचाकर रख दी है। अभी पूरे देश का प्रचार बाकी है और ये धुआंधार प्रहार जारी रहेगा। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। दमदार चौकीदार वर्सेस दागदार। और आज देश की सबसे बड़ी बहस में इसी मुद्दे पर हम करेंगे महाबहस।
लेकिन पहले विश्लेषण सुनिए। महामिलावट वाली सियासत का विश्लेषण सुनना बेहद जरूरी है। आज से दमदार बनाम दागदार वाली सियासत का आगाज हुआ है, उसका आरंभ हुआ है, लेकिन वो कितना प्रचंड होगा ये देखने वाली बात होगी। विश्लेषण का पॉइंट नंबर 1। विश्लेषण का पॉइंट नंबर 2, पीएम मोदी ने महामिलावट वाली शराब को बताया हानिकारक, लेकिन इससे प्रधानमंत्री बच सकते थे। उसके बाद मुद्दों से हटा कर ध्यान प्रचार में गूंजा सपूत और पाकिस्तान, यानी बड़े मुद्दों से ध्यान हटा। उसके बाद वंशवाद और भ्रष्टाचार को संस्कार से टक्कर देगा चौकीदार। एक तरफ वंशवाद की बयार है, दूसरी तरफ भ्रष्टाचार के कई सारे सवाल हैं, और इसी बीच नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि मैं वो चौकीदार हूं जिसने इन तमाम चीजों को काबू पाया है। तो क्या ये चुनाव भी उसी डायरेक्शन में जाएगा? मेरे साथ चर्चा करने के लिए स्टूडियोज में आज मौजूद है सुदीन भदौरिया। जोरदार तालियों के साथ बहुजन समाज पार्टी के इस वरिष्ठ नेता का स्वागत करिए। अधिकतर स्टूडियोज में नहीं आते ही। मेरे साथ अग्निवेश अवस्थी मौजूद हैं, आरएसएस के बड़े जानकार, उनका स्वागत है। मेरे साथ इस चर्चा में मौजूद है रामकृपाल सिंह, जाने माने पत्रकार, उनका स्वागत है। मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं बात करने के लिए गौरव वल्लभ, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं राष्ट्रीय, आपका भी स्वागत है। मेरे साथ बीजेपी के डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी इस चर्चा में हिस्सा बनेंगे। अजय आलोक है मेरे साथ हिस्सा इस डिबेट का, जो कि जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं, और सुनील सिंह यादव हैं जो कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। आप तमाम लोगों का स्वागत है। मैं सबसे पहले इस डिबेट को ओपन करता हूं डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी आपसे। बिना लाग लपेट के चौकीदार अपने आप को दमदार बता रहे हैं और बाकी सबको दागदार बता रहे हैं, क्यों? सुधांशु त्रिवेदी। देखिए, जहां तक दूसरों के दागदार की बात है तो ये चौकीदार नहीं बता रहे हैं, ये तो उनके कर्म स्वयं बता रहे हैं। क्या यह सत्य नहीं है कि देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्षा दोनों 50,000 रुपए के मुचलके के ऊपर हैं? क्या यह सत्य नहीं है कि तमाम बड़ी बड़ी पार्टियां जो तथाकथित महागठबंधन में हैं, या तो भ्रष्टाचार विरोधी केस कोर्ट के द्वारा चार्जशीटेड केस झेल चुके हैं या झेल रहे हैं, अथवा, और ये सब भाजपा सरकार आने से पहले के हैं। कोई ऐसा नहीं कि मोदी की सरकार आने के बाद में किसी के ऊपर नारदा का साया है तो किसी के ऊपर चारे का साया है। तो ये सारे के सारे चेहरे जो पहले से ही इतने दागदार हैं और व्यक्तिगत अहंकार में जिनमें इतना टकराव है कि इतने प्रचंड मोदी जी के प्रति और भाजपा के प्रति घृणा के बाद भी अपने को एक नहीं कर रहे हैं, और वो जो बेमेल सुर गाने का प्रयास कर रहे हैं वो सिरे ही नहीं चढ़ रहा है। इसे मैं इसी पंक्ति में कहूंगा जो अटल जी की बड़ी प्रसिद्ध कविता थी, जो 80 में जब गठबंधन टूटा था तो उन्होंने लिखी थी कि बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलिस्म आज सच से भय खाता हूं, गीत नहीं गाता हूं, गीत नहीं गाता हूं। इसमें इनका तिलिस्म टूटता हुआ नजर आ रहा है, और जो इनके दाग हैं, किसी का 95 से चारा घोटाला चल रहा है, तब तो हम तो कहीं दूर दूर तक सत्ता में नहीं थे। तो कहीं मायावती जी और मुलायम सिंह जी के ऊपर डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट के केस 2003, 2005, 2006 यूपीए के सरकार के जमाने के हैं। तो इनके ऊपर भी जो कांग्रेस में भ्रष्टाचार का तो राजीव जी के जमाने से आरोप चल रहा है। तो भाजपा को दोष देना, मोदी जी को दोष देना पूरी तरह गलत और तथ्यों के विपरीत है। आज नरेंद्र मोदी ने, सुदीन भदौरिया साहब, उत्तर प्रदेश से रणभेरी बजाई, कहा यह लड़ाई दमदार चौकीदार बनाम दागदारों की है, यह लड़ाई सबूत वाले गैंग की और सपूत की है। क्या कहना चाहते हैं? और शराब का भी जिक्र किया। देखिए, मोदी जी जिस भाषा को बोल रहे हैं, इस भाषा का प्रयोग ये नया नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेतागण जब चुनाव हो रहे थे जी, उपचुनाव उत्तर प्रदेश के अंदर, तो हम लोगों की, क्योंकि हम लोग दलित, पिछड़े, बुनकर, गरीब लोगों की राजनीतिक ताकत है, सामाजिक ताकत है, तो हमको सांप और बिच्छू से कंपेयर किया था इन लोगों ने। वहाँ पर योगी जी भी मंच पर बैठे थे, ताकि ये लोग एक सामंती जो सोच है इस देश का, सामंतवादी सोच, हम इस देश के शासक हैं, हम इस देश को चलाएंगे, उस सोच की अभिव्यक्ति और भाषा ये बोलते हैं। और यही भाषा उन्होंने शराब से तुलना करके हम लोगों की और कहते हैं कि वो सपूत हैं। अरे, इस देश के उन लोगों का जिक्र नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं तो दागदार भी हैं। देखिए, मैं कह रहे हैं मैं दमदार चौकीदार हूं। वो दागदार की बात कर रहे हैं जिन्होंने विजय माल्या को भगाया, जिन्होंने नीरव मोदी को भगाया, जिन्होंने इस देश के तमाम लोग जो पूंजी लेके भाग गए, वो कह रहे हैं और तो और
व्यापम घोटाला में जिसमें तमाम सैकड़ों लोग मर गए और देश में नोटबंदी में सैकड़ों लोगों को लाइन में खड़ा करके मार दिया, गरीबी में कि रोजगार देने वाले लोग जो कहते थे कि हम रोजगार देंगे, अब सबके साथ सबका विकास नहीं, अच्छे दिन नहीं, अब वो भाग रहे हैं। अच्छे दिन सबका साथ सबका विकास नहीं, अब उनको चाहिए एक सामंती शासन। सामंती शासन नहीं मिलेगा, तानाशाही नहीं मिलेगी। आज अर्थशास्त्री एक चौधरी को भी गिरफ्तार कर लिया। ये क्या हो रहा है इस देश के अंदर? आप कह रहे हैं लोकतंत्र खतरे में है, वो बिल्कुल ठीक है। सुधांशु, मैं आपसे जवाब ले लेता हूं 40 सेकंड के अंदर। जो बात सुधीन भदौरिया ने बोली, क्या कहना चाहते हैं? फिर मैं गौरव वल्लभ और अग्निवेश अवस्थी आपकी बताता हूं क्विकली। सुधांशु त्रिवेदी 30 सेकंड। देखिए, सुधींद्र भदौरिया जी बहुत ही वरिष्ठ हैं, हम सबसे वरिष्ठ हैं और विद्वान व्यक्ति पर पूरी विनम्रता से मैं कहना चाहूंगा, आप कह रहे हैं सुधींद्र भदौरिया जी सामंती सोच आपकी पार्टी, आप कह रहे हैं कि हम वो कह रहे हैं कि शासन करने का अधिकार हमको, अरे वो कहते हैं जो आपके साथ खड़े हैं, कांग्रेस पार्टी। और तो छोड़िए, अच्छा बताइए कौन सा ऐसा शासक है जिसने अपने जीते जी मूर्तियां बनवाई हैं? बहन कुमारी मायावती जी, किम इल सुंग और सद्दाम हुसैन के बाद। और तो और, अरे अपने को शासक तो कांग्रेस ने कहा है, पर मैं देवी हूं, चढ़ावा मुझ पे चढ़ाओ, ये तो मायावती जी ने कहा है। यानी मूर्ति बनवाने से लेके स्वयं को देवी घोषित कर देने वाले यदि यह कहें कि सामंती सोच दूसरे की है, तो मुझे सिर्फ एक ही बात याद आती है कि हाथी के खाने के दांत और दिखाने के दांत और। सुधीन भदौरिया 20 सेकंड में रिबटल दे दीजिए, फिर गौरव वल्लभ आपके पास। ये जो बोल रहे हैं ये खुद जानते हैं कि इनके साथ कौन कौन साथी हैं। ये लोग बात कर रहे हैं जो रेड्डी बंधुओं की पार्टी 50,000 करोड़ रुपए का घोटाला करने वाले कर्नाटक के, जो इनके साथ कर्नाटक में थे, वो लोग इनके साथ खड़े हैं और हमको बोल रहे हैं। देखिए, आप भले आदमी हैं, हम जानते हैं आपको, पर आपके साथ जितने दागदार लोग हिंदुस्तान के अंदर हैं और जितनों को संरक्षण आपके साथ पता नहीं कौन सी वॉशिंग मशीन है, जैसी आपकी पार्टी में जाता है वो दाग उसके धुल जाते हैं। ये एक ऐसी वॉशिंग मशीन लेके घूम रहे हैं मोदी जी और भाजपा के लोग, आपकी पार्टी में गए वो सारे दाग धुल गए। अच्छा, एक सुधीन जी, एक सवाल मैं बिल्कुल पूछना चाहता हूं, कांग्रेस दागदार है कि नहीं है? कांग्रेस क्या है, वो पिछले 70-72 साल से रही है, वो भी कह रही कि हम गरीबी हटाएंगे। तो नहीं, दागदार है कि नहीं है? भाई दागदार तो भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी तो बहुत दागदार है, कांग्रेस दागदार है कि नहीं है? देश के अंदर हमारी इस समय सामाजिक समता की लड़ाई हो रही है और सामाजिक समता की लड़ाई है अपनी जगह। कांग्रेस दागदार है कि नहीं है? आपकी जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी का निर्माण करो, सवाल पूछ रहा हूं, कांग्रेस दागदार है कि नहीं है? आप देखिए, पहचानिए और देश को बताइए। आपको तो क्या पहचान में आ रहा है? आप मुझसे तो पूछ रहे हैं पहचान कौन, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या कांग्रेस दागदार है? हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब की पार्टी है, मायावती जी की पार्टी है, काशीराम जी की पार्टी है, कांग्रेस दागदार है कि नहीं है? सवाल बड़ा सीधा है, जवाब क्या है? ये लड़ाई हो रही है सामंतवाद के खिलाफ। सर, सामंतवाद से आपकी लड़ाई है, हम भटकाएंगे नहीं, ठीक है, हम इश्यूज से भटकाएंगे नहीं। गौरव, अच्छा, इश्यूज से भटकाएंगे नहीं। गौरव वल्लभ, मैं सीधा आपका रुख करता हूं। आज नरेंद्र मोदी ने 2019 के चुनाव की रणभीरी बजाई तो कहा यह दमदार चौकीदार की लड़ाई दागदारों से है, यह एक सपूत की लड़ाई सबूत वाले गैंग से है, जिसमें सिद्धू भी आते हैं, सैम पित्रोदा भी आते हैं, मणिशंकर अय्यर भी आते हैं, दिग्विजय सिंह भी आते हैं और बाकी सारे नाम मैं नहीं लेता। देखिए, क्या कहना चाहते हैं? आज मैं अपनी शुरुआत गोस्वामी तुलसीदास जी की एक चौपाई से करना चाहता हूँ। जी। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखे तिन तैसी। आज मोदी जी ने भाषण दिया 2-3, मैं उसकी पूरी एनालिसिस करके आया हूँ। 64 बार कांग्रेस का नाम लिया पूरे भाषण में, और बेरोजगारी का नाम एक बार भी नहीं, नोटबंदी का नाम एक बार भी नहीं, औद्योगिक स्थिति एक बार। सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, क्यों आप गुस्सा क्यों हो जाते हैं? मैं प्रधानमंत्री जी की हकीकत बता रहा हूँ ना, ताकि पता तो चले लोगों को। 64 बार कांग्रेस और बेरोजगारी एक बार भी नहीं, 64 बार कांग्रेस पर महिलाओं के ऊपर अत्याचार एक भी नहीं, किसानों की बात एक बार भी नहीं, और झूठ के ऊपर एक झूठ की पराकाष्ठा देखिए। मुझे बुरा लगता है प्रधानमंत्री को झूठा बोलते हुए, पर ये देखिए, बोले गन्ना किसानों का सब माफ कर दिया, ये 20,000 करोड़ रुपया गन्ना किसानों का यूपी में बकाया, और झूठ बोल गए वहां जाके। ये क्या झूठ, कब तक झूठ बोलोगे? और आज सुधांशु जी ने एक बात करी कि भाई जेल पे है, बेल पे है। सुधांशु जी, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष तो तड़ीपार है,
तड़ीपार वालों को क्या हक है ये बोलने का? तड़ीपार वालों को कोई हक नहीं है बोलने का। आप बड़ी बड़ी बातें करते हो। अमित शाह के पुत्र जय शाह के पास ऐसी कौन सी मशीन है कि 16,000 गुना संपत्ति बढ़ जाती है? पीयूष गोयल शेल कंपनियां चला रहे हैं, व्यापार के अंदर शिवराज सिंह चौहान फंसे हुए, रमन सिंह ये वो केस राजनीति से प्रेरित था। पंकजा भ्रष्टाचार करो, बात क्या करेंगे? शराब शराब शराब। अरे मुझे तो साबारा में सबरी माँ दिखती है। आवाज आ रही है आपकी, बोलिए आप। मेरे को साबारा में माता सबरी दिखती है, इनको शराब दिखती है। ये तो देख है, मोदी जी को शराब दिखती है दिन भर, शराब शराब। मुझे सबरी माँ दिखती है। ये मेरे में और हम में और मोदी जी में अंतर। बोलिए सुधांशु, अच्छा आपकी आवाज आ रही है। ये बताइए, इन्होंने जो बात कही, मैं पूरी विनम्रता से पूछना चाहता हूं, भाई सुरजेवाला जी ने तो कहा था 20,000 करोड़ पूरे भारत का है, आपके तक आते आते उत्तर प्रदेश का हो गया। तो ये बदलाव कैसे हो गया? सुरजेवाला जी सही या हमारे मित्र सही हैं, ये बता दें। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि इन्होंने जो ये आरोप लगाने की बात कही, भाई आपने सबरी की बात कही, तो सबरीमला पे आपका क्या स्टैंड है? आप तो वो स्टैंड नहीं, आप तो तुरंत स्टैंड बदल देते हैं। किसानों, बेरोजगारी, गरीबी, अरे मैं कहना चाहता हूं, यदि सूत्र वाक्य में कहना हो कि भारत की समस्त राजनीति में जितनी भी समस्याएं, बुराइयां हैं, उनको एक वाक्य में कहना हो तो कांग्रेस। भ्रष्टाचार, जातिवाद, परिवारवाद, बाहुबलीकरण हो, अथवा किसानों की समस्या, नौजवानों की समस्या, सेना का अपमान, सैनिकों का अपमान, सब यदि किसी एक तत्व में आकर बैठ जाते हैं तो वो है कांग्रेस। और इसीलिए एक और बात देखिए, एक तरफ से आप आते हैं और दूसरी तरफ से आप ना महागठबंधन बना पाते हैं, सत्ता के भी बाहर हो जाते हैं। आपने गोस्वामी तुलसीदास जी की पंक्ति कही थी, मैं भी एक पंक्ति कहना चाहता हूं। तुलसीदास जी ने लिखा है कि सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम यह कहीं। और आगे उन्होंने लिखा है, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। आपकी ऐसी कुमति पड़ी देश के ऊपर कि देश, समाज और स्वयं आपकी पार्टी पर ही विपत्ति आ गई। जवाब इनको एक एक, इन्होंने भी मान लिया 20,000 करोड़ तो है। ये देखिए, ये न्यूज़पेपर कटिंग है। 20,000 करोड़ पूरे गन्ना किसानों का है, जिसमें यूपी का 10,074 करोड़ है। मैंने ये बात कही है, अगर आपने मान लिया बहुत अच्छी। फिर मैं गोस्वामी तुलसीदास जी की चौपाई में ही आपको जवाब दूंगा। सुनिए, आज आप तुलसीदास जी के ऊपर ही अपन करें। सकल पदार्थ है जग माही, डैश 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 है पावत नाही। तो मैं वो वाक्य नहीं बोल सकता हूं, क्योंकि जो कर्महीन लोग हैं वो पाते नहीं है। वो सब दिन शराब शराब शराब। अरे भाई, रोजगार की बात कर लेते, इनकी किसानों की बात कर लेते, नौजवानों की, महिलाओं की, कि एक बात तो विकास की करते। 5 साल बाद प्रधानमंत्री जा रहा है चुनाव प्रचार में, प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं और क्या बोल रहे हैं कि मैं शराब शराब। कांग्रेस, अरे कांग्रेस सत्ता में नहीं है प्रभु, आप सत्ता में है 5 साल से और खा गए दीमक की तरह, देश को खा गए, देश की संस्थाओं को खा गए। आपने सिर्फ एक शराब बोला। अरे भाई, आपको उस गठबंधन से बाहर निकाला गया है। शराब आपको क्यों दुख हो रहा है? आपको क्यों दुख हो रहा है? मैं आपको मैं तो भाजपा के लिए भी शराब नहीं सुन सकता। मैं भाजपा के लिए भी शराब नहीं सुन सकता। मैं तो, हम तो उस देश के लोग हैं जहाँ सबरी की पूजा होती है, शराब की पूजा नहीं होती। मोदी जी के यहाँ होती होगी शराब, जी जी, हमारे यहाँ तो सबरी माँ की पूजा होती है। मोदी जी इस समय सत्ता के नशे में चूर है, इसलिए शराब शराब याद आ रही है। ठीक है, अजय अवस्थी। अच्छा, ये जो आपने बताया, इसमें ये आपने नहीं बताया कि कितने गरीब लोगों को घर मिले, वो भी बता देते। बताइए जरा, वो भी बताइए कितने एक चीज पे आज गरीब लोगों को घर मिले, कितने लोगों के घर बिजली पहुंची, कितने लोगों, मोदी जी ने 3-4 बातें करी, उसका चारों का जवाब किलोमीटर सड़क बनी है। आज मेरे दोस्त मैं सारे जवाब, देखिए मैं बीच में मैं नहीं बोलूंगा, आप पूरी करिए, सॉरी मैं माफी चाहता हूं। जो भी इस देश में काम हुए, जो भी इस देश में काम हुए हैं, जो लाभार्थी हैं, जिनको जनधन खाता खुला, जिनको मुद्रा लोन मिला, जिनको स्टार्टअप लोन मिला, जिनको इनकम से कम, बहुत कम इनकम थी, उनको घर मिला, गरीब लोगों को गैस मिली, ये सब इसी देश के लोग हैं। एक बात बड़ी सामान्य सी बात, लेकिन आज एक तरफ इस देश का विकास, प्रगति, और दूसरी तरफ देश की सुरक्षा,
ये दोनों चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। जब देश का नौजवान फौजी जब -45 डिग्री पे खड़ा होता है ना, तो वो ये नहीं देखता कि किसके घर बिजली आई कि नहीं, उसके लिए सिर्फ देश की सीमा की चौकसी करना होता है। अगर उस पर आज वो दोनों चीज़ें हैं। आज एक किसी चैनल में किसी ने कहा कि एटम बम तो कांग्रेस ने बनाया था। मैंने कहा इतना मत करो यार, एटम बम कांग्रेस ने बनाया था ये मत करो तुम, कम से कम। कहते जो मिसाइल दागी गई वो भी कांग्रेस ने बनाई थी। बात सवाल ये है कि इस देश का भीतरी विकास और बाहर से सुरक्षा, ये दोनों चीजें पूरी तरीके से बहुत महत्वपूर्ण है। और निश्चित रूप से अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था में देश की राजनीतिक प्रणाली से, पद्धति से आई हुई सरकार निर्णय लेती है, तो उस निर्णय का श्रेय और दोष दोनों उस राजनीतिक पार्टियों को झेलने पड़ेंगे। अगर कल जिस भारत कोई चौथा देश नहीं है, इसमें मत करिए कि चौथा देश है। भारत 4 देशों में से एक देश है। ऐसा नहीं कि 1 2 3 पहले और हम अभी चौथे नंबर पे। हम सब बराबर 4 देश। और 4 देश कौन? अमेरिका, रूस, चीन और अब भारत। ये पूरे विश्व के मानचित्र में भारत की एक सेकंड, ये क्योंकि इतनी बड़ी उपलब्धि है जिसके कारण समूचा विश्व आज भारत को उस प्रतिष्ठा की नजर से देख रहा है जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। हमें सचमुच एक भारतीय होने के कारण उस पर गर्व करना चाहिए। और वैज्ञानिकों ने कहा कि 2012 में हमारे पास थी ये उपलब्धि, हम कर सकते थे, लेकिन उस समय की सरकार ने नहीं किया। मैं दोष नहीं देना चाह रहा, लेकिन अगर जिस समय किया गया तो ये उस समय की सरकार का श्रेय बनता है। इसको मानना चाहिए कि इस समय की सरकार ने पूरे विश्व के मानचित्र में भारत को उस जगह पर ला करके खड़ा कर दिया है जहां पर पूरा विश्व उस भारत को सम्मान की निगाहों से देख रहा है। अजय आलोक भी कुछ कहना चाहते हैं। अजय आलोक, मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन आपको मैं 30 सेकंड का अवसर दे रहा हूं इस पर रिस्पॉन्ड करने के लिए, क्योंकि भदौरिया साहब भी हाथ खड़ा कर रहे हैं अपनी बात को कहने के लिए। एक दिक्कत आप लोगों के साथ ये है कि आप मुद्दों को उठाइए, लेकिन आप जब देश की कामयाबी का मजाक उड़ाते हैं तो वो देश का मजाक होता है, वो देश का मजाक होता है। जब इसरो ने डीआरडीओ ने एक बड़ा काम किया और नरेंद्र मोदी की अगुवाई में वो बड़ा काम होता है, तो आप कहते हैं कि नरेंद्र मोदी रंगमंच के कलाकार है, तो मजाक तब जब आप उड़ाते हैं तो वो देश का मजाक होता है। 2012 में आप भी कर सकते थे, 2007 में आप भी कर सकते थे, लेकिन आपकी पॉलिटिकल विल नहीं थी। ये इसरो के फॉर्मर चीफ ने भी बोला और डीआरडीओ के भी फॉर्मर चीफ ने बोला। बताइए। ये हिंदुस्तान टाइम्स है कि अखबार है 10 फरवरी 2010 का। डीआरडीओ के उस समय के अध्यक्ष सारस्वत साहब, महान वैज्ञानिक, बोलते हैं हमारे में कैपेबिलिटी है पर हम आउटर स्पेस में कोई भी इस तरह का नहीं करना चाहते, क्योंकि हम आउटर स्पेस में पीस चाहते हैं। ये इंडिया टुडे है, ये बोलती है 2012 की, इंडिया अटेन्स द कैपेबिलिटी टू टारगेट डिस्ट्रॉय स्पेस सैटेलाइट्स इन ऑर्बिट। ये वो खुद ही बोल रहे हैं। अब वो कल आके एक चीज बोल रहे हैं, और उनकी एक फोटो जरूर दिखाइए, बहुत इंपॉर्टेंट फोटो है। ये एक हाथ से कराटे की मुद्रा में है मोहन भागवत जी के साथ। ये इसरो, तो प्रणब मुखर्जी भी थे, मैं सुन लीजिए, मुखर्जी भी थे, सुन लीजिए, वो भी वो इस मुद्रा में कभी नहीं थे, वो इस मुद्रा में कभी नहीं थे। पर अब ये व्यक्ति 2000, मेरे को बोलने दीजिए, 2012 में झूठ बोल रहे थे कि आज झूठ बोल रहे हैं। एक बात बता दे, क्योंकि इंडिया टुडे ने उनको कोट किया है कि हमारे पास कैपेबिलिटी है, हिंदुस्तान टाइम्स ने कोट किया, जनसत्ता ने कोट किया। आज झूठ बोल रहे हैं, कैपेबिलिटी नहीं थी ना, इसका मतलब सेकंड और दे दीजिए। तो इसका मतलब तो सीधे इसी समय हुई है। और मैं अभी कह रहे थे 1958 से बन रही थी, इसका मतलब उस समय कैपेबिलिटी नहीं थी ना। तो इसी सरकार के समय में क्षमता भी इसी सरकार में हुई है। जी सुन लीजिए। अब तो क्षमता, अब तो मान लिया गौरव वल्लभ ने कि 2012 में कहा था कि हमारे पास क्षमता नहीं थी, ये क्षमता भी अभी 2014 के बाद आई है। ये मान लिया गौरव वल्लभ ने, ये क्षमता भी इसी सरकार के समय में आई है, इससे पहले नहीं थी। मुझे अब आपने मान लिया ना, तो अरे भाई कह रहे थे कि 2012 में क्षमता नहीं थी हमारे पास, मत करिए। 2012 में क्षमता ये तो बात क्लियर है। भारत ने एंटी सैटेलाइट, भारत ने एंटी सैटेलाइट को टेस्ट नहीं किया था 2012 में। हमारी कैपेबिलिटी थी अगली 5 के बाद, लेकिन यूपीए सरकार ने परमिशन नहीं दी थी। 2007 में भी परमिशन नहीं दी थी। अजय आलोक 20 मिनट से इंतजार करें, रुकिए। अजय आलोक रिस्पॉन्ड। 20 मिनट से इंतजार कर रहे हैं अजय आलोक। देखिए अमित जी, ये अभी कह रहे थे गौरव वल्लभ की प्रधानमंत्री जी ने 64 बार कांग्रेस का नाम लिया। भाई 5 साल रहे नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी हर सभा में 50 बार तो जरूर नाम लेते हैं। कांग्रेस का कोई नेता सुबह से लेकर रात तक प्रधानमंत्री को बिना कोसे हुए, गाली दिए हुए रहता नहीं है। भाई आप 60 वर्ष तक शासन में रहे हैं,
भाई आप ही से ना कंपेयर करेंगे तो आपका नाम नहीं लेंगे तो किसका नाम लेंगे? उसामा बिन लादेन का नाम लेंगे। इसलिए खुश हो जाइए कि प्रधानमंत्री कम से कम नाम तो ले रहे हैं, लेकिन जो हरकतें आपकी हैं आने वाले दिन में कोई नाम लेने वाला नहीं रहेगा। कभी सबरी के बेर सुना रहे हैं, कभी तुलसीदास के दोहे सुना रहे हैं, ये तो आपके कर्मों का ही नतीजा है ना। हम ये नहीं कहते हैं कि आपने टेस्ट नहीं किया। 2012 में आपको रोका किसने था टेस्ट नहीं करने के लिए? टेस्ट हो गया तो आपको खुशी होनी चाहिए, उसका समर्थन करना चाहिए। डीआरडीओ की तारीफ करते हैं, राफेल खरीदने में 10 साल आपने डिले किया और कर्मों की यहाँ पे हमको परिभाषा राफेल में 10 साल की डिले कर देते खरीदने में, ये हमारी गलती है। प्रधानमंत्री जी ने क्या बोला? 10 साल राफेल खरीदने में डिले कर देते हो, हमें बकानी बता रहे हो। प्रधानमंत्री जी अपनी जिम्मेदारी से भागने से राहुल गांधी कब तक भाग करेंगे? है और मेरा भी बिहार को गले में घंटी बांध के राहुल गांधी घूमते हैं कि आप लोग सरकार पित्रोदा को गले में घंटी बांध के राहुल गांधी घूमते हैं और सैम पित्रोदा के बयान से किनारा कर लेते हैं। अरे पाकिस्तान कनेक्शन करोगे, सरकार बना के बैठे और यहाँ के प्रवचन हिम्मत है तो बोलो कि जो हमने बोला वो गलत था, या पहले मोदी जी प्रवचन क्या दे रहे हैं? प्रवचन तो आपको जनता देगी, किस आपकी बात प्रवचन तो जनता देगी। आप तो रोज कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट देते हो, कभी अपना डीएनए जनता देगी। रंजीत सुरजेवाला कहते हैं कि घटिया मर्दों का मर्यादा नहीं रखा। जो राहुल गांधी जो सभा में जा जाके कहते रहते हैं चौकीदार, वो क्या है? वो तो बड़ी मर्यादा वाली लैंग्वेज है। आप तो भाजपा से भी गए, मर्यादा न सिखाए, आप तो रोज बदलते हो। खत्म हो गए हैं। आज क्या हुआ बिहार में? आज बिहार में क्या हुआ? अरे बिहार में आरजेडी ने, आप भी उत्तर प्रदेश में लात खाई ना, और बताऊंगा लात खाओगे। ममता दीदी ने कहा है ना, बच्चा कुछ भी बोलते रहता है। जब उत्तर प्रदेश बिहार में साफ हो गया, कांग्रेस बची का देख लेंगे। काम कीजिए, जाके इटली में चुनाव लड़िए, राहुल गांधी को बोलिए उन्होंने चुनाव लड़ेंगे। जाएंगे हम भी। देश की जनता का पल्स नहीं समझते हैं आप लोग, न्याय की योजना, देश की जनता का पल्स नहीं समझते हैं। गौरव वल्लभ जी सृजन घोटाला प्रोफेसरी करिए, यही सिखाइएगा बच्चों को। ये क्या तरीका है? यही सिखाइएगा बच्चों को कि मैं 2G 4G वालों की दलाली करने का प्रवक्ता हूं। आप उनको बोलने देंगे ना, आप उनको बोलने देंगे ना, आप उनको 1 मिनट तो बोलने देंगे ना, आपके बीच में नहीं बोलने देंगे। मैं बता दूं फिर क्या बोला था? नागनाथ और सापनाथ किसने बोला था? अरे ये नागनाथ सापनाथ लालू यादव और नीतीश कुमार ने बोला था। मैं आपसे समझौता किया था। मैं आपका ये चेहरा उतार करके ऐसा रख दूंगा। क्या उतारोगे? बोलो ना, आपने आपको खुली छूट देता हूं। आप तो वहां एक हाथ से कराटे कर रहे हो, 30 सेकंड दीजिए। गौरव वल्लभ रुकिए, 30 सेकंड दीजिए। गौरव वल्लभ रुकिए, 30 सेकंड रुकिए, 30 सेकंड रुकिए। क्या मुंह खोलिए ना, क्या आंखें भी खोलिए, दिमाग भी खोलिए और देखिए कि देश को कहां खड़ा कर दिया प्रधानमंत्री। आप रुक नहीं पाएंगे। दिमाग भी खोलिए, मुंह खोलने से ज्यादा दिमाग खोलने की जरूरत है। दिमाग खोल के देखिए। 45 साल की सबसे गौरव वल्लभ 27 साल यूपी बिहार किसका नारा था? सड़क पे कांग्रेस का नारा था। एक अत्याचार दिन ब दिन दिमाग पे मुंह खोलने से ज्यादा। सर अभी पब्लिक को समझ में नहीं आ रहा, वो इस डिबेट को देखकर अपना दिमाग खोले या बंद करे। एक सेकंड, पब्लिक को समझ में नहीं आ रहा, वो इस डिबेट को देखकर दिमाग खोले या बंद करे। अजय आलोक, अब अपनी बात को कंप्लीट करिए, मैं आपको 30 सेकंड देता हूं। आज प्रधानमंत्री ने बोला कि ये महामिलावट जो है वो एक तरफ दागदार है और दूसरी तरफ दमदार चौकीदार है। क्या कहना चाहते हैं आप? अरे अमित जी, मैं तो इनकी बौद्धिक क्षमता पे भी आश्चर्य करता हूं। प्रधानमंत्री ने बोला शराब का मतलब होता है मृग तृष्णा, धोखेधड़ी। तो बसपा समाजवादी पार्टी या रालोद के लिए प्रधानमंत्री ने शराब का इस्तेमाल किया और उसको ये लोग शराब बना दिए। तो दिमाग किसके में कम है कि 24 घंटे शराब घुसी रहती है? और दूसरी बात, बिहार में कहावत है, गौरव वल्लभ सुन लीजिए, आप ही के पार्टी के लिए कह रहा हूं, आप ही के पार्टी के लिए कह रहा हूं, बिहार में कहावत है, गोबर प्रधानमंत्री शराब और अफीम और ये बातें करेंगे चुनावी रैली में कि विकास की बात करेंगे। आप पे पत्थर फेंक के हम मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, भारत का प्रधानमंत्री 5 साल बाद चुनाव के लिए जाते हैं और वो शराब अफीम गांजे की बात करेंगे कि युवाओं के रोजगार की बात करेंगे, महिलाओं के आत्मसम्मान की बात करेंगे, किसानों की बात करेंगे, मां गंगा की सफाई की बात करेंगे। एक बात नहीं करी उसने और झूठ पे झूठ। गन्ना किसानों का माफ कर दिया। अरे मैं कागज दिखा रहा हूं, हर डाटा को आप नहीं है बहस के अंदर।
सुधांशु त्रिवेदी कोई इंतजार काम करें, किया नहीं, सुधीर खाली इंतजार झूठ, करें, खाली झूठ, ऊपर से नीचे तक रामकृपाल झूठ सिंह अभी तक आए नहीं है। कम से कम उनके सफेद बालों का कदर कर लीजिए आप लोग। 25 मिनट से वो व्यक्ति खड़ा हुआ है, वो कुछ नहीं बोला। नहीं, 25 मिनट से वो व्यक्ति खड़ा हुआ है। दर्शकों को आप ही बताएंगे, अब तक तो कुछ मालूम नहीं है। तो ये बोल रहा हूँ अवस्थी जी, आपको क्योंकि आप पहली बार ये बता रहे हैं भैया। आज मैं बार-बार मैं पब्लिक के बात चले जाता हूँ एक सवाल लेने के लिए। पब्लिक में किसका सवाल है? किसका सवाल है पब्लिक के अंदर? किसका सवाल है? आपका क्या सवाल है बताइए। एक सवाल मैं सुधीर भदौरिया जी से पूछना चाहता हूं, अब जब यूपी में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में टक्कर हो गई है तो आपको कितनी चिंता है कि अब सीधी टक्कर बीजेपी और कांग्रेस की हो रही है? सपा बसपा गठबंधन अब कहीं नक्शे पे है नहीं, तो आपको क्या लगता है कि अब आप ये तो आपने कांग्रेस के लिए बहुत अच्छी बात कर दी कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में टक्कर में है। ये तो मैं उनसे कांग्रेस खुद नहीं मान रही, लेकिन ये बात मजे की बात है, कांग्रेस खुद नहीं मान रही है। सर मेरी चिंता मत करिए, मुझे क्या सूट करता है नहीं करता, लेकिन मुझे क्या सूट करता है, मुझे सूट नहीं करता, लेकिन जवाब दीजिए। सर लाइव जा रहा है यहाँ पर, इस चैनल पर आते हैं, इस चैनल पर दिखते हैं और ये सब बोलते हैं। कम से कम थोड़ा तो लोक लाज रखिए, जनता भी देख रही है। सुधीर भदौरिया जवाब दीजिए। वो सर एक सेकंड प्रश्न करता है वो खुद जानते हैं दिल उनका कि किसकी टक्कर किससे है। और मैं आपको बतला दूं, उत्तर प्रदेश में सब जानते हैं, दलित, पिछड़े, वहां के बुनकर, गरीब लोग, महिलाएं, किसान। बहन मायावती जी समाजवादी पार्टी और चौधरी चरण सिंह की विरासत की पार्टी कौन है? ये तीनों ताकतें मिलके न कोई वहां टक्कर में है न कोई हमारे सामने। हमारा इस तरफा कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई है उत्तर प्रदेश के अंदर। प्रियंका गांधी के आने के बाद बहन मायावती, अखिलेश यादव पीछे हो गए हैं और प्रियंका गांधी और मोदी के बीच में लड़ाई होगी। आपको मालूम है प्रियंका जी ने कहा कि हम तो 2022 की तैयारी कर रहे हैं, 2024 की तैयारी कर रहे हैं। आपको स्वयं मालूम होगा 2022 की तैयारी कर रहे हैं। अरे भैया दर्शकों को बताओ, मुझे नहीं ये गली मोहल्ले की बहस नहीं है। आप मुझे समय दीजिए, आपको सबसे ज्यादा समय मिला, आप चुप रहिए। हो जाता हूं। सुनील यादव, ये मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के अंदर उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है। एक तरफ प्रियंका गांधी बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। ये एक दर्शक का इधर कहना है जो बैठा हुआ है। अखिलेश यादव और मायावती पीछे हैं। जो रावण है उसके आने से भी स्थितियां बदली हैं। मैं आपको बताऊंगा। सुनील यादव भी 22 मिनट से 25 मिनट से बैठे हुए हैं। सुनील यादव रिस्पॉन्ड, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। आज प्रधानमंत्री ने जो कुछ कहा वो आपके सामने, आपका समय है, बोलिए। धन्यवाद। लेकिन जो भी सम्मानित दर्शक है जिसने भी ये सवाल किया है, मैं ये जरूर कहूंगा कि शायद भाई आप उत्तर प्रदेश को नहीं समझते हो या उत्तर प्रदेश की राजनीति को नहीं समझते हो। जो भारतीय जनता पार्टी नशे में घूम रही है, यही गठबंधन है जिसने योगी आदित्यनाथ का नशा उतारा है गोरखपुर में। यही गठबंधन है जिसने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का नशा उतारा था उनके संसदीय क्षेत्र में। भारतीय जनता पार्टी का अगर नशा किसी ने उतारा था कैराना और नूरपुर में, तो यही गठबंधन है। मैं अमित जी आपकी डिबेट में कह रहा हूं, देश के प्रधानमंत्री जी का नशा बनारस में अगर कोई उतारेगा तो यही गठबंधन उतारेगा। एक मैं दूसरी बात कह रहा हूं, अभी बात आई कि जब देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जाता है तो लोग सवाल खड़े करते हैं, अरे ये देश केवल आपका नहीं है जो आप ठेकेदार बने घूम रहे हैं, ये देश 130 करोड़ लोगों का है। जब देश की बात आती है तो न कोई पार्टी है, न कोई जाति है, न कोई धर्म है। देश से बड़ा इस देश में क्या है? हमारे आपके लिए देश से बड़ा नहीं है। लेकिन अमित जी सवाल यहां खड़ा होता है, अमित जी अब सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, जब देश दुनिया में चौथा देश बनता है, उनके बराबर खड़ा होता है, तो आप उसी देश की तरक्की के बहाने नरेंद्र मोदी पर वार कर देते हैं। नरेंद्र मोदी से प्यार हो सकता है, देश से कैसे प्यार है? जब अब सुन लीजिए एक जगह अमित जी, अवस्थी साहब, वो मुझे लगता है जब भी देश तरक्की करेगा, देश का एक एक व्यक्ति देश के साथ खड़ा है। लेकिन इस पर बहस क्यों नहीं होती? वो सरकार जिसने कहा था किसान क्या है दोगुनी कर देंगे, वो किसान को बर्बादी की तरफ ले आए, भुखमरी की तरफ ले आए। वो सरकार जिसने कहा था हम रोजगार देंगे, उसने रोजगार के लिए, वो सरकार जिसने कहा था बहन बेटियों को हम सुरक्षा देंगे, वो देश में सुरक्षित नहीं है। इस पर बात नहीं होगी। और अमित जी, देश के प्रधानमंत्री जी जिस तरीके की भाषा का प्रयोग करते हैं,
हमारे गांव में कहावत, अगर उस तरीके की कोई बात करे तो उसको सड़क छाप भाषा कहते हैं। अब आप तय कर लीजिए देश के प्रधानमंत्री ठीक है, जवाब ले लेते हैं। सुधांशु त्रिवेदी, अब आप पर डायरेक्ट आरोप है, डायरेक्ट जवाब दीजिए 40 सेकंड, फिर रामकृपाल सिंह, कोई और नहीं आएगा। 30 मिनट हो चुके हैं, क्विकली। देखिए, मोबाइल बनाने वाली 2 कंपनियां थी, 120 से अधिक हो गई, इनकी नजर में रोजगार सृजित नहीं हुआ। सड़क छाप वाली भाषा में जवाब दीजिए सुधांशु, बगैर आप किसी केवल मुझे ये मजदूरी के और उसके मकान बन गए। जो आप 3 गुनी सड़कें बनी, 11 किलोमीटर पर डे बनती थी, 32 किलोमीटर हो गई, वो बगैर रोजगार के बन गए। 20 हवाई अड्डे बन गए, वो बगैर रोजगार के बन गए। देखिए, वो सारी बातें। और भारत चीन को पीछे छोड़कर सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया, तेजी से बढ़ने वाली, बगैर रोजगार के बन गया। फ्रांस को पीछे छोड़कर 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया, बगैर विकास के बन गया। तो विकास देखने के लिए आंख भी खोलनी चाहिए। क्या बात करते हैं? देखिए, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा था साजन जी, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा था सुनील जी। नफरत से चलेगी। अब मैं अपनी बात कह लूं तब अपने अपने टर्म में बोलिएगा। से नहीं चलेगा। अरे जुमले से नहीं, मैं हकीकत बता रहा हूं। देखिए अमीश जी, अभी एक बड़ी मजेदार बात हुई, टक्कर की बात कही गई। उत्तर प्रदेश की राजनीति में समझ में नहीं आ रहा है कि बसपा की भीम आर्मी से टक्कर है आपको बधाई दूंगा, या सपा की कांग्रेस से टक्कर है। जैसे अभी आपके एक दर्शक ने कहा कि कांग्रेस की सब झूठ से देश चलाएंगे। अरे यार, मैं बोल रहा हूं, अपने अपने टर्न पे बोलिए। मैंने तो अभी 15 चीजें गिनाई हैं। अरे आप झूठ बोलेंगे, हम सुनेंगे। हम बोल सकता हूं। 5 चीजें गिना दीजिए, मैं आपको धन्यवाद दूंगा। मैं बोल सकता गिना दीजिए जो आपने ठीक है, आपने 5 चीजें बोला, आप सुन लीजिए। 15 सेकंड सुन लीजिए, रामकृपाल सिंह जी इंतजार कर रहे हैं ना। 5 चीजें बताएं। जी बिल्कुल, उन्हीं के पास आ रहा हूं। ओके, क्या करें सर नेता? ओके, हमारे आप 5 चीजें 5 बार पूछ चुके हैं, मुझे बोलने दीजिए। सुधांशु जी, इस देश की जनसंख्या में सिर्फ 8 करोड़ लोगों के पास बैंक खाते थे, आज 34 करोड़ लोगों के पास है। 90% जनसंख्या बैंक खातों से कवर हो गई। नंबर 1। नंबर 2, केवल 39% लोगों के पास स्वच्छ नंबर 3, स्वास्थ्य बीमा जैसी कोई योजना थी ही नहीं किसी भी व्यक्ति के लिए। आज 50 करोड़ लोग स्वास्थ्य बीमा से जुड़े हुए हैं। नंबर 4, किसानों को निश्चित आय की कोई सीमा नहीं थी, कोई योजना नहीं थी। आज 6,000 रुपए की एक निश्चित योजना उपलब्ध है जो किसानों के लिए उपलब्ध है। छोटे लोगों को आजीविका कमाने के लिए कोई बगैर गारंटी के लोन नहीं मिलता था, वो आज उपलब्ध है। मगर मैं एक बात कहना चाहूं भाई, देखिए अभी जी लगातार डिस्टर्बेंस हुआ। अब मैंने 5 चीजें गिना दी, अब मेरी भी 2 सुन लीजिए भाई। उत्तर प्रदेश में ये बसपा अपनी टक्कर भीम आर्मी से मान रही है या सपा टक्कर कांग्रेस से मान रही है, या जैसे आपके एक दर्शक ने कहा कि कांग्रेस की सबसे टक्कर है। मगर एक बात तो बहुत क्लियर है अमीश जी कि ये सारे की सारी पार्टियां, सारे के सारे दल अपनी टक्कर भाजपा से मान रहे हैं। और मगर एक यह भी हकीकत मान लीजिए, मैं कहना चाहूंगा भाजपा और मोदी जी की तरफ से, ठीक है, चलिए, कोई नहीं है टक्कर में, कहां पड़े हो चक्कर में। कार्यक्रम के 30 किसी से कोई टक्कर नहीं है। और अभी मैं एक और बात भी कहना चाहूंगा, वल्लभ जी को देखिए, इसे कहते हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला। एक सेकंड सुधांशु, आपने बात बोली सबके सब दल अपनी टक्कर भारतीय जनता पार्टी से मार रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी कह रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं ये दमदार चौकीदार और दागदारों की लड़ाई है, ये सबूत और सपूत वालों की लड़ाई है। एक सबूत गैंग है और एक सपूत है। क्या कहना चाहते हैं? आज नरेंद्र मोदी ने ताल ठोकी चुनाव के लिए। वैसे तो मुझे अक्सर जब बहुत देर बाद मौका आता है तो नाराज़ रहता हूं अंदर से, लेकिन आज पहली बार बड़ा सुकून मिल रहा था कि मुझे और भी शायद अगर मौका न मिले तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जिस लेवल की बहस चल रही थी उसमें मुझे लगा कि सुनना ही बेहतर है कुछ बोलने की अपेक्षा। और जो टॉपिक भी है उस पर भी मैं बहुत देर से सोच रहा हूँ कि क्या बोलूँगा आज से। अभी तो आज से शुरुआत हुई है। मैं चिंतित हूँ कि 2 महीने लगातार इसी तरह के बहस और इसी तरह के आरोप प्रत्यारोप पूरे देश की जनता को सुनना पड़ेगा। और मैं आज सारे लोगों एक और रूप देख रहा हूँ कि सारे पॉलिटिकल पार्टी के नेता अचानक पोएटिक हो गए हैं। आज की जनसभा में मोदी जी ने भी नहीं अपनी भी कुछ रचनाएं, जैसे मैंने देखा सुरजेवाला जी भी कुछ कविता कर रहे थे, गौरव वल्लभ जी कविता कर रहे हैं, बाकी मोदी जी ने भी कुछ कविता के रूप में आज किया। मेरा ये कहना है कि देखिए, जनता इस देश की इतनी जागरूक है क्योंकि ये उत्पादक श्रम से जुड़ी हुई है।
फौलाद और गेहूं यही पैदा करते हैं, और जो पैदा करता है मुझे लगता है कि वो समस्याएं जानता है, और अगर कोई सुविधाएं पहुंची होंगी तो उसको महसूस भी करता है। वो 23 को निर्णय देगा। रही बात अपने अपनी उपलब्धियां सब लोग बताइए, लेकिन मेरा इतना है कि अगर कविता ही करनी है तो जरा भाषा की मर्यादा रहे, क्योंकि 2 साल अभी 2 महीने जनता को ये सब झेलना पड़ेगा। अपनी अपनी उपलब्धियां लेकर के आइए, अपने अपने भावी हिंदुस्तान का जो भी एक स्वरूप है उसका खाका भी दीजिए, सारी चीज़ें। बस मैं इतना ही कह रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि जो भाषा का स्तर है अभी तो शुरुआत हो रही है, अब आप देखिएगा। तो मैं एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, और मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ अपने दावे वादे कीजिए, एक मर्यादा में रह करके अगर चीज़ें हों तो बेहतर रहेगा। और फिर मैं अगर दोबारा मौका मिलेगा तो फिर मैं बिल्कुल मैं आपके पास दोबारा आऊँगा। अजनीश अवस्थी आपके पास आता हूँ, काफ़ी देर से आप भी इंतज़ार कर रहे हैं। 2 चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हैं, एक भाषा की मर्यादा, और दूसरा जो प्रधानमंत्री ने लाइन ली है, ये दमदार चौकीदार और दागदार की लड़ाई है। चौकीदार की चौकीदारी से सब डरे हुए हैं, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि चौकीदार की चौकीदारी है ही नहीं। अमीश जी, बड़ी साफ सी बात है। 2014 के इलेक्शन से पहले 2009 से 14 के बीच में आप अगर घोटाले दिन के आधार पर नहीं, घंटे के आधार पर नए नए घोटाले आते थे, और वाकई घोटाले हुए। आदर्श सोसाइटी घोटाला कोई किया हुआ घोटाला नहीं है। कारगिल के शहीदों को वो फ्लैट मिलने चाहिए थे, वहां फ्लैट किसके हैं? वो जो वहां पे महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अशोक चव्हाण का नाम आया था, उनको इस्तीफा देना पड़ा था। सैनिकों के साथ इस तरीके का व्यवहार हुआ इस देश में। बुलेट प्रूफ जैकेट मांगी गई थी, सैनिकों के पास बुलेट प्रूफ जैकेट तक नहीं थी, लेकिन हेलीकॉप्टर, वीआईपी हेलीकॉप्टर आना जरूरी था इस देश में। क्या खर्चा हुआ, कितना खर्चा बचा, कितना खर्चा हुआ, इस बात का जवाब तो देना पड़ेगा ना। दागदार कौन है और कामदार कौन है, ये कोई कहने की बात नहीं। अगर सड़क पर नजर आता है कि हाईवे बना है, पुल बना है, इतनी सड़कें बनी, इतनी बिजली पहुंची है, इतनी गैस पहुंची है। पहले एक गैस के कनेक्शन के लिए एक संसद सदस्य के पास 5 या 10 या 25 कूपन होते थे, उसके पास लाइन लगती थी, या वो बेचता था। मैं ये कहने में मुझे कोई आज हक शर्म नहीं है। आज अगर 1, 1.5, 2 करोड़ लोगों ने, 3 करोड़ लोगों ने अपनी स्वेच्छा से सब्सिडी छोड़ी, और वो गरीब के घर में अगर पहुंची है सिलेंडर, तो ये किसका है? ये किसका है? ये इस देश की जनता के लिए है। बीजेपी का सबसे बड़ा, बाहर नहीं है कहीं वो। बीजेपी का सबसे बड़ा प्लैंक है नरेंद्र मोदी, और नरेंद्र मोदी ने, आप कहते थे चौकीदार चोर है, नरेंद्र मोदी ने, बीजेपी ने बीजेपी ने नारा बना दिया, बीजेपी ने नारा बना दिया मैं भी चौकीदार। और आज नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं ये चौकीदार दमदार भी है। बताइए अब आपके पास कौन सा चौकीदार है जो दमदार है? क्या राहुल गांधी दमदार है? अमीश भाई जी, प्रधानमंत्री जी चालू हुए थे, प्रधान सेवक बने पहले, फिर चौकीदार बन गए, फिर माँ गंगा का बेटा बन गए, फिर बाबा विश्वनाथ ने बुलाया है, फिर बोले मैं यहाँ की चौकीदार। अरे एक दिन प्रधानमंत्री तो बन जाते 5 साल में, एक दिन तो बन जाते हमारे। सुन लीजिए, प्लीज सुन लीजिए, अरे प्लीज सुन लीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला सर, प्लीज सुन लीजिए। फिर सुन ले, दोनों है वो। चोरों के लिए चौकीदार है, जनता के सेवक है। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। ओके, क्विकली जवाब, 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 जवाब। एक दिन प्रधानमंत्री नहीं बने, फिर बोले मैंने उज्ज्वला स्कीम करी। ये उज्ज्वला स्कीम की हकीकत है चौकीदार जी। 85% महिलाओं को दूसरा सिलेंडर नहीं मिला उज्ज्वला स्कीम में। और फिर बोले मुद्रा लोन। मैं अगर झूठ बोल रहा हूं तो ये अखबार पे केस कर दो। बातें रखिए, ये अखबार की वेबसाइट की कटिंग दिखा के कुछ नहीं होगा। पूरी बात को रखिए, अखबार में बात को रखिए। फिर बोले मुद्रा लोन है। भाइयों आपको पता है मुद्रा लोन की हकीकत, इनको बता रहा हूं क्योंकि ये प्रोफेसर है, समझ जाएंगे। एक मुद्रा लोन की एवरेज टिकट साइज है 23,000। मैंने सवाल आपसे जो पूछा मेरी बात सुनिए ना। मैं सीधा रुख करता हूं सुनील सिंह यादव का। सुनील यादव, आज प्रधानमंत्री ने बड़ा सीधा सवाल पूछा कि जो लोग 70 साल में गरीबों के अकाउंट में पैसे नहीं डाल पाए, उनके अकाउंट नहीं खुलवा पाए, वो आगे क्या करेंगे? देखिए अमित जी, मैं एक चीज कहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री, देखिए बात सही थी कि नहीं ये हम आप न तय करें, मुझे लगता है देश को तय करने दें। लेकिन मैं ये जानता हूं कि दुनिया का सबसे खूबसूरत लोकतंत्र अपने देश का है,
और इस बात सही इसलिए क्योंकि गरीबी तो नहीं सुनील जी, अरे बात सही, मुझे बिल्कुल आपको लेने दिया करिए। बात सही इसलिए क्योंकि गरीबी, क्योंकि बिल्कुल एक बारी मैं पूछ रहा हूं लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं है। बात सही इसलिए क्योंकि गरीबी तो अभी भी इस देश के अंदर है ना। इंदिरा गांधी ने नारा दिया था गरीबी हटाओ, आज राहुल गांधी कह रहे हैं हमारे पास गरीबी हटाने का फॉर्मूला तैयार है। कि बात सही प्रधानमंत्री जी को देखिए, अमित जी प्रधानमंत्री जी को 5 साल देश चलाने का जिम्मा इस देश की सम्मानित जनता ने उनको बहुमत देकर के दिया था। तो प्रधानमंत्री जी को अपने वादे 5 साल में आपने क्या किया है, हर समस्या के लिए नेहरू को जिम्मेदार बता देना। तो आप 5 साल क्या करते रहे? हवाई यात्रा करते रहे, महंगे सूट पहन के विदेश घूमते रहे, जबरदस्ती सबको गले लगाते रहे, और देश का किसान मर गया, देश का बेरोजगार मर गया, देश की बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, नदियां उतनी गंदी। प्रधानमंत्री जी बताएं कितने एम्स बनाए, कितने स्मार्ट सिटी बनाए? ठीक है, मतलब देश झूठ बोल करके चलेगा। ये नाथूराम गोडसे की जो खानदानी लोग हैं वो देश को झूठ के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी के अगुवाई हो सकते हैं नाथूराम गोडसे, लेकिन इस देश के दुश्मन है नाथूराम गोडसे। ये नाथूराम गोडसे के हिसाब से देश नहीं चलेगा। ये बाबा साहब के संविधान के हिसाब से जो रास्ता दिखाया है गांधी जी ने, उसके हिसाब से चलेगा। ये लोहिया जी के हिसाब से चलेगा देश। खुले हैं क्या बात कर रहे हैं? और लोहिया जी के बारे, लोहिया जी की कोई सी भी कहीं से भी कोई सा भी शब्द उठा लीजिए, कांग्रेस के बारे में उनके क्या विचार थे, वंशवादी राजनीति के बारे में उनके क्या विचार थे। उनके 9 खंडों में लोहिया रचनावली है और 5 खंडों में लोकसभा में लोहिया है। अच्छी बात है, लेकिन लोहिया जी ने कभी नहीं कहा जुमला बोलो। आपको याद है, आपने लोहिया पढ़ा नहीं होगा, मैं आपको बता देता हूं। बर्बादी की कगार पे और भुखमरी की कगार पे ले जाओ। लोहिया जी ने कभी नहीं कहा पिछड़े और दलितों का आरक्षण छीन लो। क्या बात कर रहे हैं? चित्रकूट में रामायण मेला शुरू किया, दीनदयाल जी के साथ मिले बनना चाहते हैं। आपको बता दूं, लोहिया आपने देश में धोखा दिया, देश के किसानों को, देश के बेरोजगार नौजवानों को, और खास तौर से देश के पिछड़े दलितों को धोखा दिया। ठीक है, एक सेकंड, सुधांशु त्रिवेदी 20 सेकंड में जवाब, 20 सेकंड में जवाब सुनील सिंह यादव की बात का। मैं सिर्फ यह कहना चाह रहा हूं कि देश की जनता बहुत समझदार है। गरीब गुरबा की बात करने वाले लालू यादव जी का परिवार आज सबसे अमीर परिवार है। समाजवाद की बात करने वाले मुलायम सिंह यादव जी का परिवार सबसे शक्तिशाली परिवार है। और जो दलितों, वंचितों, शोषितों की बात करने वाली बहन जी आज सैकड़ों करोड़ की मलिका हैं। इसलिए मैं एक ही पंक्ति में कहना चाहूंगा कि पप्पू, टीपू और बुआ जी सबका संकट एक है, जीतेगा चौकीदार क्योंकि नियत नेक है। जीतेगा चौकीदार, उसकी नियत नेक है। चौकीदार ने देश में चोरी कराई है, चौकीदार की जगह वही होगी जो चोरों की मदद करने वाले चौकीदार की होती है। मुझे लगता है देश सारे चोर चौकीदार को देखकर भागे हैं। क्या आपको लगता है जनता यहाँ पर लाइव वोटिंग करती है? क्या आपको लगता है चौकीदार चोर है? क्या आपको लगता है चौकीदार चोर है? हाँ या ना में जवाब दीजिए। नहीं, चौकीदार शेर है आप कह रहे हैं, चौकीदार शेर आप कह रहे हैं। प्योर है, प्योर है, चौकीदार प्योर है। ये जनता की वोटिंग है जी, चौकीदार प्योर है, ये जनता की वोटिंग है। ठीक 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 है, ठीक है, सुना आपकी बात को, सुना आपकी बात को। रुकिए, अब चुप होइए, अब चुप होइए। ओके, एक सेकंड, एक सेकंड, ये नारेबाजी नहीं, नारेबाजी नहीं, नारेबाजी नहीं, नारेबाजी नहीं, नारेबाजी नहीं, नारेबाजी नहीं, ये कोई रैली नहीं है। आप लोग अपनी बात को रखिए। जब आपसे पूछा गया, मैं वल्लभ जी भी खड़े हैं, ठीक है, एक ट्विटर पर आपने, क्योंकि अखबार की कटिंग काफी दिखा रहे थे तो इसको अन्यथा मत लीजिएगा। एक जितेंद्र है ट्विटर पर, वो लिखते हैं कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ अखबार की कटिंग बार बार दिखा रहे हैं। 2007 से लेकर 2014 तक हर पेपर का पहला पन्ना घोटाले से भरा रहता था। अगर वो कवर करेंगे तो चेहरा छुपाना पड़ेगा। दोनों की बात अच्छी बात। अब अमीश भाई सुन लीजिए, आपने जनधन खातों की बात करी। 25 करोड़ रिजर्व बैंक की रिपोर्ट है, 2014 में 25 करोड़ जनधन खाते कांग्रेस की यूपीए सरकार ने खोले, और प्रधानमंत्री झूठ बोल गए। चौकीदार चोरी नहीं, झूठा भी है, चोरी नहीं है, आप सही कह रहे हो, वो झूठा भी है। अब दूसरी बात सुन लीजिए, दूसरी बात सुन लीजिए।
दूसरी बात सुन लीजिए, अरे दूसरी बात सुन लीजिए, अरे तू जनधन 25 करोड़ हमने खुलवाए। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए अवस्थी बोले दीजिए, आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, गरीब को आए और गरीब को न्याय देके मानेंगे आप, भले कितनी पर आपने 70 साल में क्यों नहीं दिया? अच्छा मुझे एक चीज, 70 साल में नहीं हो पाया, मैं वो आप आगे कैसे करेंगे? जवाब दीजिए। एक सेकंड रुकिए, आपस में मत लड़िए, आपस में मत लड़िए, आप लोग आपस में मत लड़िए, अपनी बात को रखिए। आपने अपनी बात को रखा, आप लोगों के सवाल है आपका, क्या सवाल है आपका बताइए? सुनील यादव से सवाल है। सुनील यादव से नहीं, अभी गौरव वल्लभ है, उनसे सवाल पूछिए, बताइए। सर सुनील यादव के लिए सवाल है। क्या सवाल है भैया? बोलिए। दोनों एक ही है। सर मेरा सवाल यह है कि प्रधानमंत्री जी को सड़क छाप बोल रहे हैं, मैं ये पूछना चाहता हूँ सड़क छाप कौन है जो देश को चौथे नंबर पे महाशक्ति बना रहा है, या मुख्यमंत्री आवास से टूटिया खोल के ले जा रहा है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये पब्लिक का सवाल है। ठीक है, आपने सवाल पूछा, एक सुनील यादव से सवाल पूछा आपके सामने, मैं आपको फिर मौका क्योंकि मैंने पूरा, मुझे 30 सेकंड दे दीजिए। ठीक है, सुनील यादव इसका जवाब देना चाहेंगे आप? दर्शक ने सवाल पूछा, आप बोलते हैं, ये आप तय कर लो कि आप प्रधानमंत्री जी की भाषा के बाद उनको क्या कहना चाहते हो। ठीक है, सुनील यादव आपकी आवाज आ गई। अब गौरव वल्लभ, आपने 70 साल में वो क्यों नहीं करा? एक सेकंड रुकिए, जवाब दीजिए। 25 करोड़ खाते खुलवाए, रिजर्व बैंक का डाटा है, आप कैमरा से बात करिए। रिजर्व बैंक का डाटा है, 25 करोड़ खाते खुलवाए, झूठ बोल गए। मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, 70 साल में 12 साल तो ये भी थे, क्या ये चौकीदार, क्या ये गरीबी नहीं हटा सके? क्या ये भागीदार नहीं थे? और ये खुद मानते हैं। इनका आर्थिक सर्वेक्षण दिखाता हूं, आर्थिक सर्वेक्षण की पहली लाइन है, ये मोदी जी का आर्थिक सर्वेक्षण है। इसमें कहा गया है कि जब देश आजाद हुआ था तो पॉवर्टी 70% थी, जो 11-12 में 22% हो गई। तो अब आप बताइए कि जब गरीबी हमने मिटाई और अब गरीबी पे आप एक चीज ध्यान, रामकृपाल जी का समय 20 सेकंड, रामकृपाल जी बोलिए क्विकली। देखिए, यहाँ के जो लोग हैं, कम से कम इन लोगों ने अभी 2-3 शासन तो देखे ही होंगे, जो इसमें बहुत यंग हैं वो भी देखे होंगे। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, बहुत सारे आरोप हैं, सही है, जो सत्ता में है उससे हिसाब लिया जाना चाहिए, लेकिन 27 मई 2014 के पहले ये, मैं भी इस देश में रहा हूँ, ये देश सोने की चिड़िया कब रहा है मुझे तो नहीं समझ में आया। बहुत सारी समस्याएं जो पहले से चली आ रही थी, सवाल इस बात का होना चाहिए कि वो कम हो रही है या बढ़ रही हैं। शुक्रिया। क्योंकि देखिए, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो जो भी चीजें हो, कोई भी चीज हो, सब बढ़ रहे हैं, आप सही कह रहे हैं। नौकरी ली नहीं गई है किसी की, ये हो सकता है कि दे नहीं पाए हो, लेकिन कहीं ऐसा नहीं है। नेहा के पास चलते हैं अगली बहस के लिए। धन्यवाद ये देखने के लिए।